गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुड्डा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पदस्थापित हूँ। वीडियो सीरीज की आज की कड़ी में जो वीडियो लेक्चर तैयार किया जा रहा है वह उन विद्यार्थियों के लिए है जिनकी क्लास है BA पार्ट 3 सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट। और इस वीडियो में हम जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम यूलिसिस है उसके कैरेक्टर के बारे में बातचीत करेंगे, यानी उसका एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार का चरित्र हमारे सामने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने यूलिसिस का प्रस्तुत किया है। सबसे पहले तो कवि के बारे में। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन विक्टोरियन काल का एक बहुत ही पॉपुलर कवि रहा है। उसका जन्म 1809 में और डेथ 1892 में हुई। विक्टोरियन काल का ही नहीं, जो इंग्लिश कवि हुए हैं उनमें से भी एक बहुत ही पॉपुलर कवि है। उसको राजकवि का दर्जा दिया गया क्योंकि विक्टोरियन काल जो है इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ हिस्ट्री इन इंग्लैंड। हर क्षेत्र में तरक्की हो रही थी, तो बहुत ज्यादा तरक्की विक्टोरियन काल में इंग्लैंड में हुई। ड्राइडन ने एक जगह कहा है, इन एवरी एज देयर इज सम वन पोएट और द अदर हु रिप्रेजेंट्स इन हिज पोएट्री द वेरी स्पिरिट ऑफ दैट एज। उस युग की आत्मा अपनी कविताओं में प्रस्तुत करता है। हर युग में कोई ना कोई एक ऐसा कवि होता है, और ये बात टेनिसन के बारे में विक्टोरियन एज को लेकर बिल्कुल सही बैठती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि टेनिसन अपनी कविताओं में द वेरी स्पिरिट ऑफ विक्टोरियन एज को प्रस्तुत करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। वो उसी रिलेशनशिप में समय के साथ, जैसे चौसर का 14th सेंचुरी और पोप का अर्ली 18th सेंचुरी इंग्लैंड से संबंध है, वैसा ही टेनिसन का विक्टोरियन काल से संबंध है। टेनिसन की जो कविताओं में जो खास बात देखने को मिलती है वो है एक तो म्यूजिकल क्वालिटी और एक पिक्टोरियल क्वालिटी। यानी जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के सामने तस्वीरें आने लग जाती हैं। उसका जो रचनाएं हैं टेनिसन की, उसका पास्ट से बहुत ज्यादा संबंध दिखाती है, और वो पास्ट की जो लेजेंडरी कहानियां हैं हीरोज की, उसको अपने कंसर्न को अभिव्यक्त करने के लिए सही रूप से इस्तेमाल करता है। अब आते हैं पोएम के बारे में। ये जो पोएम है जिसका टाइटल है यूलिसिस, ये बहुत ही पॉपुलर पोएम है इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई। इसको पहली बार ये 1842 में प्रकाशित हुई। टेनिसन का एक मित्र था आर्थर हेलो। उसकी मौत के बाद कवि दुखों से भरपूर था, यानी कि दुखों से पहाड़ टूट पड़ा था उस कवि पर। लेकिन उस सब के बावजूद भी कवि जो है इस चीज को अभिव्यक्त करना चाहता है कि दुख होने के बावजूद भी जीवन किसी के लिए रुकता नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का हमने चाहे दुख सहन किया हो या हम दुख में हो। अब यूलिसिस का जो कैरेक्टर करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में जान ले। यूलिसिस बहुत ही पॉपुलर नेम है, लीजेंड है। ग्रीक लिटरेचर में दो महाकाव्य, एक ओडिसी और एक इलियड, जैसे इंडिया में रामायण और महाभारत है। तो जो ओडिसी का जो हीरो है, जिसको होमर ने लिखा, उसने जो एडवेंचर्स किए, उसकी कहानी ओडिसी में बताई गई है। ओडिसी क्या है? एक महाकाव्य है। और यूलिसिस के बारे में केवल ओडिसी होमर ने नहीं बल्कि और भी कई कवियों ने लिखा। रोमन कवि जो है दांते एलिगरी, उसने भी लिखा है। तो जो टेनिसन ने जो यूलिसिस लिया है, जिस प्रकार का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया, वो दांते का जो यूलिसिस है जो 26th कैंटो ऑफ इन्फर्नो में प्रस्तुत किया गया, उससे काफी मिलता जुलता है। लेकिन अगर कविता को हम देखें, पोएम को पढ़ते हैं जब यूलिसिस को, हम देखते हैं कि जो क्लासिकल पोइट्स होमर और वर्जिल का जो प्रभाव है टेनिसन पर साफ दिखाई देता है, खास करके फ्रेजिंग में और वर्बल इकोज में। इतना ऋणी होने के बावजूद भी जो टेनिसन का जो ट्रीटमेंट है वो मौलिक है, दैट इज ओरिजिनल है। और इसलिए यूलिसिस पोएम के बारे में कहा जाता है द नोबलेस्ट ऑफ ऑल टेनिसन्स क्लासिकल पोएम्स में से एक है ये
हमारी पोएम। अब हम आते हैं कैरेक्टर स्केच के बारे में। यूलिसिस और ओडिसियस, ग्रीक में इसको ओडिसियस बोलते हैं, जो कि ओडिसी महाकाव्य का हीरो है, was the legendary king of इथाका in Greece। जैसे इंडिया में छोटे छोटे रजवाड़े थे, उसी तरह यूनान के अंदर छोटे छोटे रजवाड़े थे, उनमें से एक का नाम था इथाका। इथाका का राजा था यूलिसिस या ओडिसियस कह सकते हैं। तो ही वाज वन ऑफ द हीरोज ऑफ द ट्रोजन वार। ट्रोजन वार जो कि ट्रोय और ग्रीक्स के बीच में लड़ा गया, जो कि 10 साल तक लड़ा गया था। उस युद्ध में जितने महानायक हुए उनमें से एक था यूलिसिस। हुआ ये था कि जो प्रिंस पेरिस ऑफ ट्रॉय, वो क्वीन जो हेलेन जो थी यूनान के मेनेलस की पत्नी, उसको लेकर भाग गया था, और उसको वापस लाने के लिए यूनानियों ने ट्रॉय पर अटैक किया, हेलेन को वापस लाने के लिए। और वो युद्ध 10 साल तक चला और पूरा शहर ट्रॉय का डिस्ट्रॉय हो गया। यूलिसिस ने भी उस ट्रोजन वार में भाग लिया और वो 10 साल तक युद्ध में शामिल रहा। जब जीत हो गई उसके बाद फिर वो वापस घर की तरफ चल पड़ा। उस वक्त हवाई जहाज तो थे नहीं, पानी के जहाज थे, मशीनें वगैरह थी नहीं, तो हवा के रुख से चलते थे। तो हवा बदल गई तो कहीं कभी कहीं कभी कहीं इस प्रकार अलग अलग स्थान पर पहुंचता गया। उसको वहां पर काफी एडवेंचर, मुश्किलें का सामना करना पड़ा और 10 साल उसको यात्रा में लग गए। यानी कि वो अपने घर, अपने राज्य इथाका में 20 साल बाद वापस आया। वहां उसको राजा बना दिया गया और राजा बनने के बाद वो एक शांतिपूर्वक घरेलू जीवन जीने लगा। लेकिन जल्दी ही उसको जो वहां का जो जीवन था, होमली लाइफ था, उससे वो बोर हो गया। इसलिए उसने अपने राज्य की जो जिम्मेवारी थी वो अपने बेटे टेलीमेकस को दी और वो नई यात्रा पर चलने के लिए इच्छुक हो गया कि अब दोबारा बुढ़ापे में के बावजूद दोबारा एडवेंचर्स की यात्रा शुरू करते हैं। ये है सारी कहानी यूलिसिस से लेकर। लेकिन कहानी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है यूलिसिस का कैरेक्टर। यूलिसिस के बारे में एक क्रिटिक ने कहा इस पोएम में कि यूलिसिस यानी जो पोएम है एम्स एट प्रेजेंटिंग ए टाइप ऑफ कैरेक्टर नॉट ए नैरेटिव ऑफ एक्शन। यानी कि कोई वर्णन करना घटनाओं का वो नहीं है इस पोएम में, बल्कि कैरेक्टर किस प्रकार की सोच का व्यक्ति है वो प्रस्तुत करती है। The main feature of the character of Ulysses are following। उसकी विशेषता कह सकते हो, जो मुख्य क्वालिटीज है इस कैरेक्टर की यूलिसिस की, वो निम्नलिखित है। नंबर 1 को देखिए, ट्रेवलर। जो यूलिसिस है वो एक यात्री है। उसने अपने जीवन का मेजर हिस्सा, मुख्य भाग ट्रेवल्स में और फाइट्स में बिताया। He has traveled far and wide and had many adventures। बहुत दूर दूर तक यात्राएं की हैं, बहुत से एडवेंचर उसके नाम पर है और उसने बहुत दुनिया की ज्ञान को भी प्राप्त किया है। लोगों के रहन सहन का, तौर तरीकों का, सरकारों का खूब ज्ञान प्राप्त किया है। लेकिन इतना ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद भी उसकी जो प्यास है, थर्स्ट फॉर नॉलेज और एक्सपीरियंस इज अनक्वेच्ड, बिना अनबुझी है, मतलब शांत नहीं हुई है। ही उसकी जो आदत है वो क्या है, एडवेंचर के लाइफ की उसकी मानसिकता बन गई है और इनएक्टिव जो सेटल्ड लाइफ है उसको पसंद नहीं आता। तो क्योंकि उसकी इच्छा है टू फॉलो नॉलेज लाइक ए सिंकिंग स्टार। वो एक डूबते हुए तारा जब तक डूबता नहीं ट्रेवल करता रहता है, उसी प्रकार जब तक वो मर नहीं जाता तब तक नया नया ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहता है। तो एक यात्री है, पहली क्वालिटी। दूसरी है हंगर फॉर नॉलेज। यूलिसिस हैज ट्रेवल्ड फार एंड वाइड, बहुत यात्रा की, सीन मैनी कंट्रीज, नोन मैनी पीपल, और जो लोगों को देखा है, देश देखे हैं, लेकिन उसकी ट्रेवल और एडवेंचर के प्रति जो भूख है वो शांत नहीं है, संतुष्ट नहीं है। वो दोबारा यात्रा करना चाहता है और ज्यादा अनुभव प्राप्त करना चाहता है। वो कहता है yet all experience is an arc where through, मतलब सारा जो अनुभव है वो तो एक दहलीज की तरह है। जैसे कमरे में हम जाएं
तो कमरे की दहलीज पर पाँव रखिए तो हमें दिखाई देता है कमरा इतना लंबा चौड़ा है, उसकी बाउंड्री दिखाई देती है। लेकिन वो कहता जितना भी ग्लिम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड, वो जैसे ही वो ज्ञान जितना है उससे उसको दिखाई देता है ये इतनी दुनिया बाकी है। whose margin fades forever and forever when I go, लेकिन जैसे ही वो उस अननोन दुनिया को जानने के लिए आगे बढ़ता है तो उसको पाता है कि उसकी बाउंड्री और पीछे हटती चली जाती है। यानी कि या ज्ञान जो है अनलिमिटेड है, असीमित है, ये उसको एहसास हो गया है। फिर है वो कहता है मैन ऑफ एक्शन, मतलब रेस्ट करने वाला बंदा नहीं। यूलिसिस इज एन इनडेफिटिगेबल रोवर, वो भुक्कड़ है, कभी न थकने वाला, हार मानने वाला। वो कहता है नॉलेज इज इनफिनिट, अनलिमिटेड है, ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट, आदमी का जीवन छोटा है। ही हैज ओनली अ फ्यू मोर इयर्स टू लिव, कहता कुछ ही साल बचे हैं जिंदगी के, एंड ही वुड डिवोट देम टू गेन मोर नॉलेज, और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको डिवोट करना चाहेगा, अनुभव प्राप्त करने के लिए करना चाहेगा। He would follow knowledge like a sinking star. His ambition is to sail beyond the sunset. जो क्षितिज है जहां पर सूर्य धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते, मतलब उस लिमिट से भी आगे तक यात्रा करने की उसकी इच्छा है। The paths of all the western stars until I die. जब तक मर न जाए तब तक वो उन तारों में नहाना चाहता है उसने, यानी कि ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करना चाहता है टिल ही डाइज। अगली जो क्वालिटी है उसकी विल पावर, विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूलिसिस हैज नाउ ग्रोन ओल्ड, बूढ़ा हो गया। He does not have the same old physical strength of his youth when he could move heaven and earth. हेवन एंड अर्थ का मतलब इम्पॉसिबल, जब वो असंभव से असंभव कार्य भी कर देता था, उतनी शारीरिक शक्ति उसमें अब नहीं है। Yet he has a strong willpower, लेकिन इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। He is determined to travel and have adventure till he dies. As he says, to strive, to seek, to find and not to yield. मतलब कोशिश करेगा, ढूंढेगा, पाएगा, लेकिन किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में समर्पण नहीं करेगा। अगली जो क्वालिटी है वो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव दोनों ही है। ईगो सेंटर्ड पर्सनालिटी, अहंकारी है। Ulysses is an ego-centered personality. He is obsessed by self, अहंकार से भरपूर है। The pronoun I is used a number of times. जो pronoun I है बहुत बार यूज हुआ है। For example, I meet and dole, मतलब I rule and administer. I cannot rest from travel. I will drink. यानी I का इस्तेमाल ज्यादा करता है। Besides, इसके अलावा these words my and myself are used when he talks of his relationship with his wife, his son and his people. जब इनके साथ बात करता है तो वो my और myself का भी प्रयोग करता है, वही चीज जो हम बार-बार कहना चाहते हैं। अब अगला क्वालिटी है उसकी, वो है एस्केपिस्ट। वो एक पलायनवादी है, सच अपने ड्यूटी से भाग रहा है। Ulysses has been interpreted by some critics as an escapist, पलायनवादी माना जाता है। He seeks escape from his duty towards his wife, जो उसका ड्यूटी है अपने पत्नी के प्रति, किंगडम के प्रति, उससे वो भाग रहा है। He leaves all his responsibility to his son Telemachus, वो सारी जिम्मेवारियां अपने बेटे टेलीमेकस को छोड़कर देना चाहता है। The following lines show that he is an escapist. ये जो लाइनें हैं पोएम की, ये दिखाती है कि वो एक पलायनवादी है। He says the lights begin to twinkle from the rocks. चट्टानों पर रोशनी टमटमाने लगी, यानी लोगों के घरों में रोशनी दिखाई दे रही है, यानी रात का समय हो गया। The long day wanes, दिन जो है धीरे-धीरे गायब हो गया है, disappears. The slow moon climbs, और चंद्रमा धीरे-धीरे आसमान में निकल रहा है। The deep माने समुद्र, moans round with many voices, और समुद्र से बहुत सी आवाजें आ रही है, वो उसको बुला रही है। ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें एक तरह से निराशावादी लाइनें कही जाती है। क्यों? क्योंकि जो
कोई भी अच्छा काम हम करते हैं तो सुबह का समय देखते हैं, ये रात का समय देख रहा है। This line slow movement and elegiac quality, दुखद quality, help to stress the element of escapist and suicidal in Ulysses model, कि वो जैसे भागना चाहता है जिम्मेवारियों से और आत्महत्या करना चाहता है। कंक्लूजन, निष्कर्ष ये है, इन कंक्लूजन इट मे बी सेड दैट, ये कहा जा सकता है, टेनिसन वाज नॉट ए पोर्ट्रेयर ऑफ इंडिविजुअल, जो टेनिसन है वो कोई ऐसा कलाकार कवि नहीं था जो कि एक व्यक्तिगत चरित्र बनाए, नॉर ऑफ एक्टिव प्रैक्टिकल कैरेक्टर, और एक्टिव प्रैक्टिकल बनाए। His characters with few exceptions, कुछ अपवाद छोड़ दें उसके, जो are generalizations, वो सामान्य चीजों की बात करता है, और रिफाइंड एब्स्ट्रैक्शंस, कोई विशेष एक क्वालिटी उसी को हाईलाइट कर देता है, जैसे कि हमें याद आता है मार्लो, मार्लो भी ऐसे ही करता है। Clearly developing certain thoughts, feelings and forms, कोई विशेष चीज थॉट पे, फॉर्म पे जोर देता है, and bringing them home to all competent sympathies. His characters are not creatures of flesh and blood, मतलब सभी गुण हो ऐसे उसके वो नहीं, इसलिए flesh and blood के नहीं मानते। There is not much substance in them, एक ही क्वालिटी होती है और कुछ ज्यादा होता है नहीं। They are generalizations और abstractions, कोई एक विशेष abstract quality है, जैसे कोई honesty है, कोई भूख है knowledge के लिए, इस प्रकार। They symbolize some particular idea and are not rounded, मतलब all round development नहीं होता, 3-dimensional figure नहीं है, हर तरह से development नहीं होता। Thus Ulysses is an embodiment of the very spirit of courage and adventure rather than a living breathing human being, एक जीवित व्यक्ति होने के बजाय वो एक स्पिरिट का, एक एडवेंचर की भूख, करेज का स्पिरिट बनकर प्रतीक बन गया है। He is romantic, रोमांटिक भी है, with his imagination all aglow with the lure, आकर्षण of the far off, उसका अंदर आकर्षण है दूर दराज की चीजों को जानने का, and the unknown and mysterious जानने का, lost in contemplation of a distant fairy land, वो खोया हुआ है इसमें कि कोई परियों का देश है, उसमें ये चीज मिलेगी, वो चीज, and so incapable of effective action in the present, वर्तमान में वो कोई effective action नहीं कर पाता। इसी कारण वो, क्योंकि उसकी एक ही क्वालिटी पर कवि जोर देता है और दूसरी चीजों पर इतना जोर नहीं देता। थैंक यू वेरी